नमस्कार बंधु, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस में आए हुए जीएस के सभी प्रश्न जिनका डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो आपका 5 जुलाई 2022 की सेकंड शिफ्ट में आए हुए उन सभी प्रश्नों का है जो जीएस से पूछे गए हैं। मैथ से रिलेटेड जो आपका त्रिकोणमिति, जिसे कहेगा त्रिकोणमिति नहीं, ट्रायंगल, त्रिभुज से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कृपया उसे ज़रूर देखें और बहुत अच्छा वीडियो है। तो आज स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहा, ये आपकी स्क्रीन पर करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा महानगरीय शहर था। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भारत की जनगणना। तो देखते भैया, भारत की जनगणना और 2011 की बात करें, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी थी, भारत कौन से नंबर की थी, तो 15वीं। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो स्वतंत्र भारत की अगर बात करें स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन थी? 7वीं जनगणना। अब बच्चे, जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जो 15वीं जनगणना थी उस जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो सी चंद्रमौली। कौन थे बच्चे? सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। अगर हम बात करें जनगणना आयुक्त थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी हो जाएगी, कौन सा राज्य है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। दूसरी अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो बच्चा क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो तुम्हारा कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये है कि कौन सा महानगरीय शहर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक। तो अगर हम बात करें कौन सा महानगरीय शहर है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका महानगरीय शहर। महानगरीय शहर अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महानगर की है? मुंबई। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद आपका हो जाएगा 3rd नंबर पे कोलकाता और 4th नंबर पे हो जाएगा चेन्नई। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर कौन सा हो जाएगा? आपका मुंबई हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सावी क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित है। अच्छा, किसकी कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग? रोग ये पूछा गया किसकी कमी से होता है। तो बच्चे, क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी? प्रोटीन की कमी से। इसमें क्या हो जाता है बच्चे? जब प्रोटीन की कमी से हो जाएगा, इसमें हमारे हाथ पैर और सब में सूजन आ जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, अंदर से शिथिलता कम हो जाती है, और मेन कारण होता है प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा। इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन है आयरन। आयरन की कमी से कौन सा बच्चा रोग हो जाएगा? तो आप जानते हैं आयरन की कमी से रोग हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया को ही हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, यानी रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, रक्त की कमी हो जाएगी मतलब आरबीसी की संख्या में कमी। जब आरबीसी कमी हो जाएगी इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी।
तो हमें कौन सा हो जाएगा, रक्त अल्पता। अधिकतर महिलाओं में ये आरबीसी की कमी पाई जाती है, उन्हें रक्त अल्पता रोग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन की कमी से बहुत से ज़्यादा रोग हो जाते हैं। विटामिन से संबंधित रोग, विटामिन का रासायनिक नाम, ये पूरा वीडियो ट्रिक के साथ हमने अपलोड कर दिया है, कृपया जाकर पीछे अवश्य देखें। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी हड्डियाँ बनती हैं, तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएंगी, हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ था, कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। तो कौन शासक था, सब लोग जानते हैं, अशोक महान, सम्राट अशोक ने लड़ा था। अशोक की अंतिम विजय थी। अपने राज्याभिषेक के साथ में वर्ष ही उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अगर उनके राज्य का विस्तार हो जाएगा, उनका विस्तारवादी नीति थी। जैसे वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग पर आक्रमण करने के कारण वहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खून की धार बह गई, नदियाँ बह गई खून की। उस जराजर स्थिति को देखकर उनका हृदय विलीन हो गया और ये उन्होंने कहा कि आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो कहने का मतलब कलिंग का युद्ध उनका अंतिम युद्ध था। तो अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने अंदर दया की भावना, लोगों के प्रति उदारता आदि को विकसित कर लिया। इस वजह से उन्होंने अब अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया, यानी अब धर्म उनका हो गया कौन सा, बौद्ध धर्म। कौन सा अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। और इस बौद्ध धर्म की दीक्षा उनको उपगुप्त नामक बौद्ध ने दी थी। कौन से बच्चे, उपगुप्त नामक बौद्ध ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे जिनका नाम था कौरवकी। उन कौरवकी के कहने पर ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने पुत्र पुत्री दोनों को भेजा, संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा, और धीरे धीरे खुद नेपाल गए। नेपाल में लुम्बिनी में इन्होंने टैक्स को कम कर दिया। इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको ज़रूर लाएंगे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है। मतलब कौन सा तट, पूर्वी तट का कौन सा नाम नहीं है। बच्चे ये आपका इस तरह, यहाँ पे आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मान लो उड़ीसा, इधर आपका आ जाएगा केरल, ऊपर आ जाएगा आपका कर्नाटक, ये आ जाएगा इसके बाद छोटा सा गोवा, इसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, इसके बाद आ जाएगा गुजरात। अगर हम अपने क्वेश्चन के अनुसार देखें तो इस तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। कौन सा मंडल, कोरोमंडल तट। और इस कोरोमंडल तट के इधर यानी केरल वाले तट को कहा जाता है मालाबार तट। अगर हम कहें उड़ीसा को कहा जाता है उत्कल तट। अपने क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, बाद बाकी तट तो और भी है, कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में ये कहा गया पूर्वी तट का नाम कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया कोरोमंडल तट। बिल्कुल भैया, ये पूर्वी तट हो जाएगा और ये पश्चिमी तट हो जाएगा। कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु तट ये भी है, तीसरा कह रहा है उत्कल तट ये भी है। तो कौन सा नहीं है, मालाबार तट। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 था वो, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे पढ़ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी और देशी और विदेशी यातायात को संभालता है और कार्गो और यात्री दोनों में शामिल है, कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया पवन हंस, डव एयरलाइंस, ताज एयरलाइंस, एयर इंडिया। तो उत्तर इसका हो जाएगा एयर इंडिया। क्या उत्तर हो जाएगा? एयर इंडिया। देखो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप द्वारा 1930, बात करें किसकी? टाटा ग्रुप द्वारा 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से बनाया गया था। किसके नाम से? टाटा एयरलाइंस के नाम से बनाया गया, ठीक है। और इसको खुद JRD टाटा ने उड़ाया था। और ये कहाँ से? JRD को खुद JRD टाटा ने उड़ाया था। और ये उड़ान कहाँ से थी? कराची से मुंबई के बीच। कहाँ से? कराची से मुंबई के बीच। 1953 ईस्वी में ये जो टाटा एयरलाइंस था वो एक सरकार ने इसको खरीद लिया और इसका नाम क्या कर दिया? एयर इंडिया। कब? 1953 ईस्वी में। लेकिन धीरे धीरे इसका बोझ बढ़ता गया। कोरोना काल के समय सरकार इसके खर्च को वहन नहीं कर पाई। अन्य जो एयर विमान आ गए प्राइवेट, जिसमें जैसे इंडिगो का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वही अर्जित करने लगा। भारत सरकार को इसमें घाटा होने लगा और भारत सरकार ने इसने बेचने का निर्णय लिया और 2020 ईस्वी में इसे बेच दिया। और बेचने के बाद पुनः किसको बेचा? पुनः इसको बेच दिया टाटा ग्रुप को। अब ये पुनः ही टाटा ग्रुप के पास आ गया, ठीक है भैया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रीता गिद्दा नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? गिद्दा। रीता कहाँ से होगी? अब गिद्दा कहाँ का? गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सब कहाँ के हैं? पंजाब। पंजाब 5 नदियों की भूमि। पंजाब क्या है? 5 नदियों की भूमि। तो गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के। और पंजाब का कैसा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये पंजाब का क्षेत्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में म्यांमार से लगती है, यानी भारत की कौन सी सीमा म्यांमार से लगती है? चलो इधर आ जाओ, इधर, ठीक है। इधर तुम्हारा यहाँ से क्या है? सॉरी, इसको यहाँ से लाएं, अरुणाचल प्रदेश ... ये लो, मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे लगता है, इधर आ जाता है आपका म्यांमार। सॉरी दिखाई दे रहा इधर आपका? हाँ नहीं दिखाई दे रहा, इधर देखो, इधर लिखते हैं थोड़ा। ये आपका देश आ जाता है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नापीदा, ठीक है। और म्यांमार की पहले से क्या कहा जाता था? बर्मा। पहले इसका नाम था बर्मा और रंगून इसकी राजधानी थी, ठीक है, बर्मा। अगर हम बात करें म्यांमार और भारत के बीच एक पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कहा जाता है, इधर लिख दे, म्यांमार तथा भारत के बीच जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं अराकोमा की पहाड़ियाँ। अराकोमा की पहाड़ियाँ, ठीक है, अराकोमा की पहाड़ियाँ। तो आप बताओ भारत की कौन सी दिशा में म्यांमार लगता है? आपका क्वेश्चन यही था। तो भारत की कौन सी दिशा में है? ये लो बना लिया भैया। तो कौन सी दिशा में? पूर्व में। कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वर्ष 1947 में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? भारतीय श्रम कानून को विनियमित करने वाला कानून कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक ट्रेड अधिनियम। कौन सा हो जाएगा बच्चे इसका आंसर? औद्योगिक ट्रेड अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया गया रालोद एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। भारत शासन अधिनियम बहुत बार आई, चार्टर अधिनियम भी बहुत बार आई। तो कहने का मतलब ये है, आंसर तुम्हारा इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, औद्योगिक
विवाद अधिनियम 1947 में, लेकिन इसमें संशोधन भी किया गया, और संशोधन क्या किया गया 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम्रता कायांतरित सेल का उदाहरण देती है। कायांतरित सेल की बात करें, सेल होती है तुम्हारे 3 प्रकार की। एक होता है नंबर 1 आग्नेय सेल, दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका अवसादी सेल, और तीसरा हो जाएगा आपका कायांतरित सेल। ठीक है, सेल आपके 3 प्रकार के होंगे। अब देखो आग्नेय सेल कहने का मतलब जब किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार होने के बाद जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो जमा हो जाता है, और जमा हो जाता है ये बहुत कड़क हो जाता है। धीरे धीरे इस पर क्या होता है, एक चट्टान का निर्माण हो जाता है, और इन चट्टानों को क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के साथ साथ ये चट्टानें टूटने लगती हैं, और टूटने के बाद प्रथम दृष्टया ये कौन सा निर्माण करती हैं, अवसादी चट्टानें। और फिर बहुत सालों बाद ज़्यादा इनमें क्या हो जाता है, अवसादी सेल में ज़्यादा ही रिएक्शन होने के कारण ये और टूट जाती हैं, और किसका निर्माण कर लेती हैं, कायांतरित सेल। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा संगमरमर। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चे, संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर लिखा है, पढ़ के सुना रहे आपको कि तुगलक वंश का शासक नहीं है। कौन सा शासक तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो आप जानते हैं, अगर हम करें दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में वंश हुए कौन कौन से, गुल खिले तसला में। इस ट्रिक के साथ आप करें, गुल मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तसला तुगलक वंश, साफ और गुल खिले तसला सैयद वंश, और आपका हो जाएगा बच्चे लाफ और लोदी वंश, गुल खिले तसला। अब इन्हीं दिल्ली सल्तनत में एक पूछा गया कि जो तुगलक वंश है, वो तुगलक वंश का कौन सा शासक नहीं था? तो आप जानते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसने हमारे ऊपर शासन किया, 1320 से 1414 तक। अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो आंसर बताते हैं अभी, तुगलक वंश बताया बच्चे 1320 से कब, 1414 तक। अब माइनस कर सकते हैं, तो 80 साल तो ये हो गए, और 80 और 14 94। इन्होंने हमारे ऊपर 94 वर्ष तक शासन किया। अगर कहें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। इसने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया। इसके बाद इनका पुत्र हुआ गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक MBT, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन सा होता है? इनका उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला, नहरों पर टैक्स लगाने वाला शासक यही है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नहरों का बहुत ज़्यादा निर्माण कराने वाला भारत के लिए शासक कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। आंसर देखते हैं, तो कौन सा नहीं है? फिरोज शाह तुगलक है, रुकनुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, रुकनुद्दीन आंसर नहीं है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, बोनालू,
माथेना, एडा और बूंदी। तो आपको पता है बूंदी कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में मनाने वाला त्यौहार बूंदी त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बुनालू त्यौहार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों का पैदल मार्ग, भक्त पैदल होकर जाते थे, तो उस पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था? मेधी। क्या कहा जाता बच्चे? मेधी। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का थर्ड। सीधा सीधा इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। कह रहा है जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनका पारस्परिक संबंध क्या कहलाएगा? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और आपका हो जाएगा जीव मंडल। तो देखो स्थलमंडल, यहाँ पर जो स्थलमंडल होगा वो स्थलीय मंडल होगा। कहने का मतलब यहाँ जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध नहीं होगा। वायुमंडल नहीं होगा, क्या होगा? जीव मंडल। जहाँ जीव होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनके बीच में कुछ पारस्परिक क्रियाएं होंगी, तो उन पारस्परिक क्रियाओं के बीच का संबंध ही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीव मंडल। वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? अब चुनाव पहले बैलेट पेपर के माध्यम से होते थे। ऑप्शन आपको बोल रहे हैं ब्लॉकचेन, मतपत्र, ईवीएम और ईमेल। तो देखो ये तुम्हारा पहले बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? ईवीएम आ गई। ईवीएम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई आपकी ईवीएम। ठीक है, तो ईवीएम के माध्यम से अब आपका चुनाव कराया जाता है। आपने देखा होगा जब आप वोट डालने गए होंगे तो ईवीएम के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, एक को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। देखो इस तरह एक रखी होती है, ये यहाँ पर लाइट जलती है यहाँ पर आप, और एक किसके पास रखी होती है? जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता है उसके पास रखी होती है। तो वो आपको करता है स्टार्ट, यहाँ आप बटन दबाते हैं और आवाज़ आती है। तो दो चीज़ें होती हैं। तो ईवीएम के दो भाग होते हैं, एक को कहा जाएगा कंट्रोल यूनिट और दूसरे को कहा जाएगा बैलेट यूनिट। तो एक हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एक हो जाएगा बैलेट यूनिट। इस बैलेट यूनिट्स के माध्यम से हम वोट डालते हैं और वो अधिकारी जो है वो आपका कंट्रोल देता है, आपको सिग्नल देता है और आप वोट डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले ईवीएम का यूज कहाँ किया गया, तो केरल विधानसभा चुनाव में यूज हुआ था। और कब हुआ था? 1982 ईस्वी में केरल की विधानसभा में, केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगर कहा जाए कि ईवीएम में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं, तो ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट डाले जा सकते हैं। ठीक है, अब ईवीएम का निर्माण कहाँ होता है? तो ईवीएम का निर्माण दो जगह होता है, एक आपका बेंगलोर होता है और दूसरा हैदराबाद। बेंगलोर में कहाँ होता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर में होता है, और दूसरा आपका होता है कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैदराबाद में ईवीएम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का रासायनिक नाम क्या है? अरे NaCl जानते हो, नमक खाने वाले। सोडियम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इसे कहा जाता है साधारण नमक, या इसी को कहा जाता है टेबल साल्ट। इसी क्या कहता है? टेबल साल्ट। ठीक है, साधारण नमक। ठीक, चलो अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण, अच्छा कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 14। अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 14। कानून के साथ सभी लोग कैसे हैं? समान। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 14 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है कि
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग कितने में है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। ठीक है, इसी में आता है अनुच्छेद 12 से 35, 12, 13, 14, 15, 16। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दिया गया, इसमें राज्य की परिभाषा 14 तक है, 14 वाला बताएंगे आपका राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया? 13 में कानून बनाया गया कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर मान लो सरकार ने ऐसा कानून बनाया है तो पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार उतना ही कानून हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता, तो यही है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो यही आपका आंसर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किस आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए, देखो गुसाड़ी क्या है? एक नृत्य शैली है, और नृत्य शैली किसकी है? आदिवासियों की शैली, आदिवासियों की नृत्य शैली है। इसको जीवित रखने के लिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2021 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा कनक राजू। कौन सा है? कनक राजू। इनको सम्मानित किया गया था, इन्हें दिया गया था इसके लिए पद्म श्री अवार्ड, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जेएनयू की पहली महिला कुलपति, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपको पता है, दिल्ली। और दिल्ली की पहली महिला कुलपति बनी है, महिला कुलपति कौन थी? शांति श्री धूलीपुड़ी, शांति श्री धूलीपुड़ी इनको बनाया गया है। अगर हम याद करें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, इसकी पहली महिला कुलपति कौन सी बनी है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी बनी है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। चलो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 19। कहा गया है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकर रहूँगा। सब लोग जानते हैं किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान गोरा उपन्यास लिखा था? तो गोरा उपन्यास किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए एशिया का पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला क्वेश्चन है